तो आप देखते हैं हम बोर का परमाणु मॉडल परमाणु स्ट्रक्चर की यूनिट में अगला पार्ट। तो बोर का परमाणु मॉडल जो है वो क्या चीज़ थी, चूँकि रदरफोर्ड ने भी एक मॉडल दिया परमाणु का, और इसके अलावा जो है थॉमसन ने भी एक मॉडल दिया, बट कुछ ना कुछ कमियां थी। थॉमसन ने बोल दिया था ऐसे जो है पूरा प्रोटॉन्स भरा हुआ है और वहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है और उसके बहुत दूर दूर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं। इस प्रकार से जो परमाणु का ज़्यादातर जो पार्ट है वो पूरा का पूरा खाली स्पेस है, राइट। बट कुछ ऐसी जो है उनके अंदर भी कमियां पाई गई कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो कुछ एनर्जी लॉस करेंगे, धीरे धीरे निचली कक्षा में आते चले जाएंगे और एट लास्ट वो जो है वो न्यूक्लियस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स गिर जाएंगे। तो इसी तरीके से और भी मॉडल्स को डेवलप करने की कोशिश की गई, जिसमें कि बोर का परमाणु मॉडल है, जिसमें ऐतिहासिक रूप से द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त परिणामों से परमाणुओं एवं अणुओं की संरचना के संदर्भ में अत्यधिक सूचना प्राप्त हुई, राइट। सो हिस्टोरिकली results observed from the studies of interactions of radiations with matter have provided immense information regarding the structure of atoms and molecules। तो जो मैटर का रेडिएशन के साथ में क्या इंटरेक्शन है, एक रेडिएशन जो निकल रहा है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट वगैरह है, रेज हैं, ये सब रेडिएशन में है, और उनका मैटर के साथ में, राइट, कोई जैसे प्रोटॉन्स हैं, कोई भी मास है, मैटर है, इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है, नहीं। तो इस तरीके से जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन की स्टडीज़ की गई, रेडिएशन के बीच में, रेडिएशन और मैटर के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी की गई, तो उन्होंने काफ़ी हद तक बताया कि एक्चुअल में जो है ये जो परमाणु है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का हो सकता है। तो नील बोर ने इन परिणामों का उपयोग करके रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल में थोड़ा सा सुधार कर दिया, राइट। और बोर के परमाणु मॉडल के विकास में दो बिंदुओं की अहम भूमिका रही है। एक तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार होना, राइट, कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका ड्यूअल नेचर है। इसका अर्थ यह है कि विकिरण तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, राइट। तो कोई भी रेडिएशन हो रहा है, जैसे लाइट जा रही है, तो उसके अंदर जो है पार्टिकल का भी गुण है और उसके अंदर वेव का भी गुण है। तो तरंग और पार्टिकल यानी कण दोनों के गुण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पाए जाते हैं, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, इस प्रकार से उसका ड्यूअल नेचर है। तो परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित जो प्रायोगिक परिणाम, तो पहले हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वैत व्यवहार की चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है तो वो उसका ड्यूअल नेचर किस प्रकार से होता है, राइट। तो उसके बाद में फिर देखेंगे कि स्पेक्ट्रम के प्रायोगिक परिणामों की जो चर्चा है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग की जो तरंग प्रकृति है, यानी कि जो वेव वाली प्रकृति है, उसको देखते हैं।
19वीं सदी के मध्य में भौतिकविदों ने गर्म वस्तुओं से अवशोषित एवं उत्सर्जित होने वाले विकिरणों का सक्रियता से अध्ययन किया और इन विकिरणों को ऊष्मीय विकिरण कहा जाता है। राइट। तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये ऊष्मीय विकिरण किससे बने हुए हैं। अब यह भली बात ज्ञात है कि ऊष्मीय विकिरण जो है वो विभिन्न आवृत्तियों तथा तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से बने होते हैं। राइट। यह अनेकों आधुनिक अवधारणाओं पर आधारित है जो कि 19वीं सदी के मध्य तक ज्ञात नहीं थी। तो ऊष्मीय विकिरण के नियमों का सर्वप्रथम सक्रियता से अध्ययन 1850 में हुआ और 1870 के आरंभ में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने यह सिद्धांत विकसित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें अवशोषित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। राइट। तो जो अवशोषित कण हैं, आवेशित कण जो है, सपोज ये एक पार्टिकल है और इसके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, तो इस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न हो रहा है। इस आवेश के कारण से विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न हो रहा है। ये कहा किसने? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1870 के आरंभ में। तो इस सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन बाद में हेनरी हर्ट्ज ने भी किया। तो यहाँ हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों के विषय में कुछ तथ्यों को जानेंगे। तो जेम्स मैक्सवेल ने सबसे पहले आवेशित पिंडों के बीच अन्योन्य क्रियाओं और स्थूल स्तर पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार की व्याख्या की। तो मैक्सवेल ने बताया कि जब विद्युत आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, मतलब एक्सेलरेशन किया जाता है, जैसे ये कोई विद्युत आवेशित कण है और वो अपना चल रहा है, किसी गति से चल रहा है, लेकिन उसकी गति को त्वरण किया जाए, एक्सेलरेट किया जाए, इस तरीके से तेज़ी से वो चलने लगे, तो एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। राइट। तो वो जो आवेश है, जब वो आवेश का जो एक्सीलरेशन बढ़ाया जाएगा, जो उसके गति को त्वरित किया जाएगा, तो उसमें अल्टरनेटिंगली विद्युत और जो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, ये जो क्षेत्र हैं दो उत्पन्न होंगे। राइट। यानी कि विद्युत और चुंबकीय दो क्षेत्र। तो यह क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो प्रकाश भी जो है, जो लाइट है हमारा, वो भी एक तरीके का विकिरण का ही रूप है, जिसकी जानकारी वर्षों पूर्व से है और पुरातन काल से इसकी प्रकृति के बारे में समझने की कोशिश की गई। इनफैक्ट जो न्यूटन थे, उनका भी ऐसा मानना था कि जो प्रकाश है, जो लाइट आ रही है, वो कार्पसल्स की बनी हुई है, कणिकाओं की बनी हुई है। लेकिन अब वो तरंग वाला फैक्ट भी आ गया। तो 19वीं शताब्दी में प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रतिपादित हुई। तब तक 19वीं शताब्दी से पहले यही समझा जाता था कि लाइट का मतलब है पार्टिकल्स का वो बना हुआ है और वो चल रही है। लेकिन 19वीं शताब्दी में जो है इस बात की खोज की गई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अंदर ड्यूअल नेचर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी है और उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, और मीन्स वो जो लाइट है वो वेव्स भी हैं और पार्टिकल्स भी हैं। दिस इज़ द ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट। तो पहली बार मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश तरंगें दोलायमान विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार से संबंधित होती हैं। राइट। तो जो विद्युत और चुंबकीय व्यवहार हो रहा है उसमें एक ऑसिलेशन हो रहा है। राइट। दोलायमान हो रहा है।
यद्यपि विद्युत चुम्बकीय तरंग की गति की प्रकृति जटिल होती है, लेकिन कुछ यहाँ पे हम इसके गुणों पर विचार करेंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रकृति होती है कि जब चार्ज्ड पार्टिकल्स को त्वरित किया जाता है, जब चार्ज पार्टिकल्स को एक्सीलरेट किया जाता है, तो उस उस स्थिति में वो किस प्रकार से अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो जब दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये जो दोलायमान, सपोज यहाँ पर ये जो ऑसिलेट करते हुए कोई पार्टिकल है, सॉरी, कि जो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से जिसके होने जाना है, तो जब ये आवेशित कण हैं, तो ये जो आवेशित कण यहाँ पर चल रहे हैं, राइट, तो इनके द्वारा दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। ये जो आवेशित कण की डायरेक्शन ये है, जो कि त्वरित, तो उसको त्वरित किया गया है, उसको एक्सेलरेट किया गया है, तो उस केस में यहाँ पे दो प्रकार के हमको जो है दो प्रकार के क्षेत्र दिखाई देंगे, जिसमें कि एक तो होगा विद्युत क्षेत्र, यानी कि ये वाला, इसमें देखिए आप, एक तो ये Z वाली लाइन है, ये सीधी लाइन है, और एक ये है, राइट। इसका मतलब जैसे कि आप यहाँ पे इस तरह से देखते हैं, ये जो ऊपर वाली ये जो चीज़ है, दिस इज द, ये जो ऊपर है, ये कौन सी होगी, ये विद्युत क्षेत्र अपन ने मान लिया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल मान लिया, राइट। और इस तरीके से यहाँ पे जो है ये मान लिया, राइट। और ये जो है इस तरीके से वो अपना गमन कर रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गया, और ये जो है हो गया अपना कौन सा, सपोज इसको मान लिया अपन ने मैग्नेटिक कंपोनेंट मान लिया, उसको अपन ने चुंबकीय क्षेत्र मान लिया, इसको अपन ने विद्युत क्षेत्र मान लिया, और ये जो है डायरेक्शन चल रही है किसकी, उस पार्टिकल की, जो चार्ज पार्टिकल है, जिसको त्वरित किया गया है, इसको एक्सीलरेट किया गया है। तो इस तरीके से उसमें दो प्रकार के कंपोनेंट हो गए, दिस वन इज द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड दिस वन इज द मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो दो प्रकार के कंपोनेंट जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यहाँ दिखाई देते हैं। जो ग्रीन कलर वाला है, ग्रीन कलर वाला मतलब ऐसे ऐसे बिल्कुल जो वो चीज़ है जो हॉरिजॉन्टल है उस डायरेक्शन में है, राइट। और जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में है, और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो ऐसे ऐसे इस तरीके से है, राइट। तो ये दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं जो कि दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है, जो दोलायमान आवेशित कण है, उसके द्वारा कैसे जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और ये दोनों तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत हैं। तो ये जो दिशा है इसके भी लंबवत हैं, ये आपस में विद्युत इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, जो विद्युतीय क्षेत्र है और जो चुंबकीय क्षेत्र, को एक दूसरे के लंबवत तो है ही हैं, साथ में जो संचरण की दिशा है, जो चार्ज पार्टिकल के ट्रांसमिशन की डायरेक्शन है, उसके भी वो वर्टिकल हैं, क्योंकि ये ऐसी जा रही है, ये ऐसी जा रही है, और ये ऐसी जा रही है, जैसे कि मैंने आपको इस तरीके से बताया था ना, ऐसे। तो ध्वनि अथवा जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और ये निर्वात में गति कर सकते हैं। इसी वजह से लाखों प्रकाश वर्ष दूर होते हुए भी स्टार्स से, तारों से वो लाइट हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाती है, और बीच में तो पता नहीं कितना वैक्यूम पड़ता होगा, कितना निर्वात पड़ता होगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे ध्वनि है तो ध्वनि को आवश्यकता पड़ रही, एयर है उसमें से जा रही है,
तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो निर्वात में गति कर सकता है, वो वैक्यूम में भी गति कर सकता है। तो अब ये तथ्य अच्छी तरीके से स्थापित हो चुका है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण कई प्रकार के होते हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। ये एक साथ मिलकर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने ये देखा है कि जो विद्युत चुम्बकीकरण कोई भी आवेशित पार्टिकल है, जब उसको त्वरित किया गया, जब उसको एक्सेलरेट किया जाता है, तो उस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है, वो जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण हो। अगर एक ही प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता तो इस प्रकार हम भिन्न भिन्न प्रकार की रेस के नाम ही नहीं सुनते, गामा रेस के, एक्स रेस के, इतने सारे यूवी रेस और दूसरी रेस के नाम ही नहीं सुनते, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स, उन सब के हम नाम ही नहीं सुनते। लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो आवेशित पार्टिकल्स हैं, ये आवेशित पार्टिकल्स जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उत्पन्न कर सकते हैं, राइट। तो इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी क्षेत्र है, जिसको हम 10⁻⁶ हर्ट्ज़ के लगभग होती है, जिसका उपयोग प्रसारण में किया जाता है। जैसे कि आप ये देखिए, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये वाला जो है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी का है। तो जो 10⁻⁶ हर्ट्ज़ जो है, 10⁻⁶ हर्ट्ज़ जो और 10⁸ हर्ट्ज़, ये जो चीज़ें हैं, ये क्या है, ये है अपना रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, राइट, रेडियो तरंगें हैं। तो ये रेडियो तरंगों का जो भी अपन रेडियो वगैरह सुनते हैं, वो एक्चुअल में कितने हर्ट्ज़ में है, नॉर्मली जो है 10⁻⁶ या 10⁻और 10⁸ वहाँ तक जो है वो चीज़ पाई जा रही है, राइट। तो ये जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गया। अगर अपन इसकी कंपेयर करेंगे, लेंथ की बात करें, लेंथ कितनी होगी, लेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के जस्ट अपोजिट होती है, राइट। वेवलेंथ जो है, तरंग दैर्घ्य जो है वो फ्रीक्वेंसी के जस्ट अपोजिट होती है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही कम जो है हर्ट्ज़ होगा, राइट। तो दोनों चीज़ें जो है अपोजिट हैं। तो जो रेडियो तरंगें हैं, वो रेडियो तरंगें इस हर्ट्ज़ से लेके 10⁻⁶ हर्ट्ज़ से लेके 10⁸ जो हर्ट्ज़ है, ये जो इतना है, इतना पोर्शन जो है, ये पूरा का पूरा किसका है, ये पूरा का पूरा है रेडियो तरंगों का। अब इसमें भी आप देखते हैं रेडियो बजाते समय कभी AM आता है तो कभी FM आता है, राइट। तो अगर FM आता है तो वो 10⁸ हर्ट्ज़ वाले एरिया में आ जाएगा, और अगर AM आता है तो वो 10⁻⁶ हर्ट्ज़ वाले एरिया में आ जाएगा। और अगर अपन इसकी वेवलेंथ की बात करें तो वो 10⁻² और 10⁻0 मतलब 1 मीटर वेवलेंथ। तो ये जो सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं नीचे, मैंने वेवलेंथ जो लिखी हैं वो एक्चुअल में मीटर में है, ठीक है। अगर अपन नॉर्मली विजुअल लाइट की वेवलेंथ वगैरह वो देखते हैं तो वो नॉर्मल केस में जो अपन देखते हैं कि उसको अपन नैनोमीटर में नापते हैं। यानी कि इससे अगर कंपेयर किया जाए, ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तरंग दैर्घ्य की, उनके कंपैरिजन में उन वैल्यूज़ को अगर कंपेयर किया जाए, जिन वैल्यूज़ को नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कि 200 नैनोमीटर या 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर के बीच में जो है विजुअल लाइट का वेवलेंथ होता है, तो उसके कंपैरिजन में ये 10⁻⁻ जो है -9, मतलब आप सोच लो कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बहुत बड़े स्तर पे हो रही है। मतलब कि अगर कोई तरंग दैर्घ्य जो है वो कितनी होगी, अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है कि 1 मीटर तरंग दैर्घ्य है, यहाँ पे ये 1 मीटर तरंग दैर्घ्य 10⁻0 बराबर होता है 1। तो 1 मीटर अगर तरंग दैर्घ्य, तो इसका मतलब अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर में तो कितना हो जाएगा, 10⁻9 नैनोमीटर, राइट। तो ये 10⁻9 नैनोमीटर जो है, ये उसका अगर आई कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू द नैनोमीटर,
तो वो हो जाएगा 10⁻9 नैनोमीटर, ठीक है। और ये हर्ट्स में तो क्लियर है ही, 10⁻6 हर्ट्स हो गया, और ये 10⁸ हर्ट्स हो गया। तो 10⁻6 हर्ट्स, 10⁸ हर्ट्स, ये जो पाए जा रहे हैं, दीज आर द AM और FM जो है उनकी रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, राइट। तो इनका प्रयोग जो है अपना 10⁸ और 10⁶ वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको हम रेडियो तरंगों के रूप में यूज़ करते हैं। और ये रेडियो तरंगों को कहाँ यूज़ किया जाता है? ये रेडियो प्रसारण में यूज़ किया जाता है। कोई सूचना वूचना पहुंचानी है, कोई गाना सुनाना है, कोई डांस करना है, तो ये 10⁶ टू 10 और 10⁸ वाले जो रेंजेस हैं, उन रेंजेस की फ्रीक्वेंसी में किसी भी सूचना को आपके कानों तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं सूक्ष्म तरंगों की बात करते हैं। अगर माइक्रोवेव्स की बात करते हैं तो ये 10⁻² हर्ट्स में आ रहा है, राइट। ये इसकी बात करते हैं अगर अपन, राइट। तो माइक्रोवेव्स की अगर अपन बात, तो जो सूक्ष्म तरंगें हैं, जो माइक्रोवेव्स हैं, वो किस रेंज में आ रही हैं? वो अराउंड जो है 10⁻10 वाले रेंज में आ रही हैं। जिस प्रकार से अपन देख रहे थे कि जो रेडियो वेव्स थी वो 10⁻6 हर्ट्स वाले रेंज में आ रही थी, उसी प्रकार से जो माइक्रोवेव्स हैं वो 10⁻10 या 10⁻9 वाले जो हर्ट्स की रेंज है उसमें आ रही हैं, ओके। तो 10⁻6 मान लो अपन माइक्रोवेव्स की, और 10⁻10 मान लो अपन 10⁻6 है वो रेडियो वेव्स की मान लो, और 10⁻10 जो है वो माइक्रोवेव्स की मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 10⁻10 जो है वो माइक्रोवेव्स हो गई, और 10⁻6 जो है वो रेडियो वेव्स हो गई। तो 10⁻6, 10 इनके बीच में जो है, तो यहाँ पे कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, रेडियो वेव्स में या सूक्ष्म तरंगों में? तो यहाँ पर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर अपन देखते हैं तो वेवलेंथ की अगर बात की जाए तो इस डायरेक्शन में जो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो है वेवलेंथ कम होती चली जा रही है, राइट। इस डायरेक्शन में वेवलेंथ कम होती चली जा रही है। और अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है वो इस डायरेक्शन में कम हो रही है, राइट। तो वेवलेंथ की, और अगर मैं हर्ट्स को कंपेयर कर रहा हूँ तो दोनों जो है अपोजिट होते हैं। जितना ज़्यादा, जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य जो है वो कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे जो है जो यहाँ पे जैसे जैसे जो ये भी माइनस में आ रहा है इधर, हाँ, यहाँ ये इधर कम होती चली जा रही है, और ये जो है इस डायरेक्शन में कम होती चली जा रही है, राइट। तो इस प्रकार से 10⁻6 जो है वो हो गया अपना रेडियो वेव्स के लिए, और 10⁻10 जो है वो हो गया अपना माइक्रोवेव्स के लिए, राइट। तो दोनों में कौन सा बड़ा हो गया? रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है या माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है? तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं 10⁻10 जो है, तो इसकी जो माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि माइक्रोवेव्स के अंदर रेडियो वेव्स के कंपैरिजन में एनर्जी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। लेकिन वेवलेंथ उल्टा कम हो गई, यहाँ पे ये 10⁻2 था और यहाँ पे 10⁻−2 हो गया। तो इस तरीके से रेडियो वेव्स को कंपेयर किया माइक्रोवेव्स से, तो माइक्रोवेव्स का जो वेवलेंथ है वो कम हो गई, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो वेव्स के कंपैरिजन में माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई, क्योंकि यहाँ 10⁻6 के अराउंड था, वो यहाँ 10⁻10 के अराउंड हो गया, राइट। तो ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इनका जो है राडार वगैरह में यूज़ करते हैं हम, कि जो ख़ासतौर से जो सेना वगैरह वाले होते हैं, मिलिट्री वाले, वो राडार से जो है एक दूसरे को सूचनाएं पहुंचाते हैं। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो है वेव्स होती हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, 10⁻10 हर्ट्स, राइट। ऐसी अगर हम इंफ्रारेड वेव्स की बात करें तो इंफ्रारेड वेव्स यानी कि ये जो IR है, तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती चली जा रही है, राइट। अगर अपन लंबित रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स की बात करें तो वो बहुत ही मतलब वो जो है
उनके अंदर मान के चलोगे कोई किसी प्रकार की बहुत कम एनर्जी होती है, यानी आप ये देख लो 10⁻10 हर्ट्ज, 10⁻2, 10⁻4, मतलब वेरी 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 लॉन्ग वेव्स हैं वो, राइट। यहाँ पे देख लो आप 10⁸ मीटर, 10⁻4 मीटर, 10⁸8 मीटर, आप सोच लो वो उसकी वेवलेंथ है। अगर अपन लॉन्ग रेडियो वेव्स की बात करें तो 10⁸8 मीटर कितना होता है, आप पहले इमेजिन करो, उसके बाद सोचना कि वो जो लॉन्ग रेडियो वेव है वो कितनी होगी। ऐसे ही अगर रेडियो वेव की बात की जाए तो ये भी अगर 10⁻2 हो गया तो ये कितना हो गया, 100 मीटर्स की वेवलेंथ है रेडियो वेव की, राइट। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। तो इस तरह से यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो इंफ्रारेड की अगर बात करते हैं तो 10⁶ की बात कर रहे थे, तो वो क्या हो गया था, वो हमारा हो गया था जो है वो क्या हो गया था यहाँ पे इस साइड में रेडियो वेव्स, उसके बाद में ये जो है माइक्रोवेव्स आ गया, उसके बाद में ये इंफ्रारेड वेव्स हैं जो कि आप देख रहे हैं कि 10⁻14 10⁻13 हर्ट्ज़ के अराउंड है, राइट। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो हर्ट्ज़ है, वो बढ़ता चला जा रहा है। रेडियो वेव्स का 10⁻6 हो गया, फिर उसके बाद में जो हम माइक्रोवेव्स में आए तो 10⁻10 के अराउंड हो गया। उसके बाद में एक स्टेप और आगे बढ़े, इंफ्रारेड में आए तो वो 10⁻13-14 इसके अराउंड हो गया, राइट। और वेवलेंथ उतनी उसकी क्या हो गई, वेवलेंथ जो है और कम हो गई। तो माइक्रोवेव की अगर वेवलेंथ देखी जाए, माइक्रोवेव की वेवलेंथ को देखा जाए या इंफ्रारेड की वेवलेंथ को माइक्रोवेव की वेवलेंथ से देखा जाए तो वो और जो है वो कम हो जाती है, राइट। तो जो सूक्ष्म तरंगों के कंपैरिजन में अगर इंफ्रारेड को देखेंगे तो वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली हैं, ज़्यादा एनर्जी रखने वाली हैं, क्योंकि वो 10⁻14 पे पहुंच गई हैं, राइट। तो ये जो इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये किसी चीज़ को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो इनका जो इनकी जो लंबाई है वो काफ़ी छोटी हो गई है, 10⁻6 मीटर की जो लंबाई है वो उतनी हो गई है। और इसका 10⁻14 जो हर्ट्ज़ है वो हो गया है अपना क्या, वो 10⁻14 हर्ट्ज़ जो है वो अपना हो गया है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इस तरीके से ये जो है इंफ्रारेड जो है इंफ्रारेड रेस को अपन चीज़ों को गर्म करने के लिए जो कर सकते हैं, राइट। ख़ास तौर से ये जो एक इक्विपमेंट है साराजम कॉम्पैक्ट करके है, दैट इज़ आल्सो डिपेंडेंट ऑन द इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद में अपन देखते हैं और भी ज़्यादा बीच में क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन जो है वो 10⁻14 से 10⁻16 के बीच में जो पोर्शन आ रहा है, ये 10⁻6 10⁻8 इतना जो पतली सी पट्टी दिखाई दे रही है, पतला सा जो बैंड दिखाई दे रहा है वो है हमें विजिबल लाइट का, और केवल यही लाइट है जो हमें दिखाई दे रही है, राइट। तो ये जो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट के बीच में ये जो पतला सा बैंड दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द विजिबल लाइट बैंड। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं वो एक्चुअल में नैनोमीटर में लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं वो मीटर्स में लिखी गई हैं, राइट। तो यहाँ पे मीटर्स में या नैनोमीटर्स में, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये 400 नैनोमीटर है और यहाँ पर तो जो है 10⁻⁻8 और 10⁻6 के बीच में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये क्या है भाई, तो यूनिट चेंज है। यहाँ पे ये जो लिखी हुई है वो नैनोमीटर के अंदर लिखी गई हैं और ये वाली जो यूनिट्स लिखी गई हैं वो मीटर के अंदर लिखी गई हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये यूवी रेस और ये इंफ्रारेड। तो अल्ट्रावायलेट रेस का जो विकिरण है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 10⁻16 के अराउंड हो गया है, यानी कितना ज़्यादा जो है हर्ट्ज़ हो गया है। और उतना ही जो है उसकी वेवलेंथ की बात की जाए तो वो 10⁻8 मीटर के अराउंड पहुँच गई है, राइट। तो इस तरीके से जो अल्ट्रावायलेट रेस का जो लंबाई है वो काफ़ी कम हो गई है, 10⁻8 मीटर्स, बहुत छोटा हो गया, राइट। तो इस तरीके से यूवी लाइट का लेकिन हर्ट्ज़ जो है उसके कंपैरिजन में उसका उतना ही बढ़ गया है, 10⁻16 बढ़ गया है, राइट।
तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स, एंड देन जो है पट्टी एक पतली सी विजुअल लाइट की हो गई। तो और उसके बाद में जो है ये जो है अपना क्या हो गया, यूवी लाइट, राइट। तो इंफ्रारेड वेव्स और जो यूवी लाइट है, इंफ्रारेड वेव्स और यूवी लाइट के बीच में जो पाया जा रहा है ये विजुअल बैंड है। इसी विजुअल बैंड में जिसको अपन विबज्योर बोलते हैं, जितने भी कलर्स हमें परसीव होते हैं वो सारे परसीव होने वाले कलर जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं, राइट, यूवी लाइट और आईआर के बीच में। तो ये जो है पराबैंगनी किरणें हैं, दीज आर वेरी हार्मफुल रेस, जो ख़ास तौर से जो सनलाइट आजकल आ रही है और ओजोन डिप्लीशन जो होता चला जा रहा है, तो जो रेडिएशन आ रहा है वो रेडिएशन नॉर्मली क्या होता था, ओजोन लेयर जो है ना, जो रेडिएशन आता था उस रेडिएशन में से अल्ट्रावायलेट रेस को रिफ्लेक्ट कर देती थी। लेकिन अब चूँकि बड़ा सा होल हो चुका है तो उस होल में रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो अल्ट्रावायलेट रेस आती चली जा रही हैं और इस वजह से वो अल्ट्रावायलेट रेज चूँकि उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, 10⁻16 हर्ट्ज़ के आसपास है, तो इस वजह से ये जो है स्किन को पेनिट्रेट करती हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा पेनिट्रेट करती हैं और उस वजह से तमाम प्रकार के कैंसर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हमारा आई कैंसर जो है, आईज जो है आर हाईली सेंसिटिव टू द अल्ट्रावायलेट रेस। इसके अलावा जो है स्किन पर दूसरी जगह भी जो है कैंसर हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अल्ट्रावायलेट रेस, जिसका 10⁻16 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है और 10⁻⁻8 मीटर्स जो है वो वेवलेंथ है, यानी कि बहुत छोटी तरंग है ये अल्ट्रावायलेट, अगर अपन विजिबल लाइट से कंपेयर करते हैं तो, राइट। तो लगभग 10⁻15 हर्ट्ज़ के थोड़े से क्षेत्र को जो है ये वाला जो है 10⁻15 हर्ट्ज़ जो है 10⁻15 हर्ट्ज़ के जो थोड़े सा क्षेत्र जो है वही विजुअल लाइट वाला है जो कि हमको परसीव होता है। यही केवल विजुअल लाइट जो 10⁻15 हर्ट्ज़ वाला एरिया है, उसके आसपास वाला जो रेंज है 10⁻15 हर्ट्ज़ के आसपास का रेंज, वही केवल हमारी आँखों को दिखाई देता है। बाकी जो रेडिएशंस हैं जितने भी प्रकार के हों, चाहे वो जो है लॉन्ग रेडियो वेव्स हों या फिर वो रेडियो वेव्स हों या फिर वो माइक्रोवेव्स हों, राइट, या फिर जो है वो इंफ्रारेड वेव्स हों या फिर वो जो है अल्ट्रावायलेट रेज हों, राइट। तो इस प्रकार से जो है ये जो विजिबल लाइट वाला एरिया है वही हमें केवल दिखाई देता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। इन विकिरणों की आवृत्ति जो है वो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी के रूप में यूज़ की है, राइट। और जो तरंग दैर्घ्य है वो लैम्डा है। तो ये लैम्डा जो है वो डिपेंड करता है, तरंग दैर्घ्य आप यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पर जो है ये विजुअल लाइट के केस में जो है यहाँ पे हमने थोड़ा सा उस चीज़ को रिजॉल्व कर दिया है, उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से दिखा दिया है बड़ा करके। तो यहाँ पे जो लेकिन यूनिट्स लिखी गई हैं वो जो वेवलेंथ की यूनिट्स लिखी गई हैं वो किस में है, वो नैनोमीटर्स में है, जबकि ये वाली सारी की सारी जो है जितनी भी हैं वो सब की सब मीटर्स में है, राइट। तो इस तरीके से जो है ये जो आवृत्ति है वो इस तरीके न्यू के द्वारा प्रदर्शित कर दी गई है और ये जो है लैम्डा है जो कि मीटर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, राइट। तो इन विकिरणों को आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य द्वारा चारित्रित किया जाता है और आवृत्ति जो है उसका एसआई मात्रक जो है वो हेनरिक हर्ट्ज़ के नाम पर हर्ट्ज़ है, राइट। ये हेनरिक हर्ट्ज़ जो है वैज्ञानिक हैं, उनके नाम पर जो है ये फ्रीक्वेंसी बताई गई है और इसको तरंगों की उस संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरती हैं, राइट। तो ये जो कोई ये पॉइंट है पर सेकंड जो है वो किसी बिंदु से कोई तरंग गुजर रही है, राइट। तो अगर लॉन्ग वेव है तो वो जो है उतना कम गुजरेगी,
छोटी वेव्स जो है बार बार उससे गुजरेगी, तो जिस वजह से उसका जो हर्ट्ज़ है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, राइट। तो हर्ट्ज़ पर सेकंड जो है ये इसका ऐसा यूनिट था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो जो है किसी बिंदु से जो गुजर रही है तरंग, उस वो कितनी बार उस पॉइंट से गुजर रही है, इस पॉइंट से वो कितनी बार, मतलब वो जो तरंग है, एक तरंग उसके पीछे आई, दूसरी उसके पीछे और तीसरी, तो वो उस पॉइंट से कितनी बार गुजर रही है, राइट। तो ये जो होता है हर्ट्ज़। तो तरंग दैर्घ्य की मात्रक लंबाई के मात्रक होना चाहिए। सामान्यतः इसकी माप जो है हमने मीटर में कर दी थी, राइट। और चूँकि विद्युत चुम्बकीय विकिरण में छोटी तरंग दैर्घ्य की तरंगें होती हैं, इसके लिए छोटे मात्रकों की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में सभी प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण, चाहे उनकी तरंग दैर्घ्य कुछ भी हो, एक समान गति अर्थात 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकंड से चलते हैं, राइट। ठीक है। तो जो वैक्यूम होता है, जो निर्वात होता है, उसमें चाहे कितनी भी वेवलेंथ हो, चाहे बड़ी हो या छोटी वेवलेंथ हो, निर्वात में जो है सबकी स्पीड एक जैसी हो जाएगी। तो जो सभी तरंग दैर्घ्य वो एक ही स्पीड से चलती हैं, और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे वो सभी एक ही स्पीड से चलेंगे, और दैट स्पीड इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है, निर्वात की अगर बात की जाएगी, वैक्यूम की बात की जाएगी, तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इसी स्पीड से चलेंगी, चाहे उनकी तरंग दैर्घ्य कुछ भी हो, कितनी भी कम हो, कितनी भी ज़्यादा हो, राइट। इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, राइट। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम सी चिन्ह से दर्शाते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज सी। और आवृत्ति जो है वो न्यू के रूप में है, लैम्डा जो है, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है वो हो जाता है हमारा सी बराबर न्यू लैम्डा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया सी बराबर न्यू लैम्डा, यानी दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस इज द दिस इज द फ्रीक्वेंसी और द हर्ट्ज़, और ये लैम्डा जो उसकी लंबाई। तो सी बराबर न्यू लैम्डा जो है वो एक किसी तरंगों को बताने के लिए कि, तो तरंगों को बताने के लिए एक दूसरी राशि भी है, जो कि यहाँ पर ये देख रहे थे हम, ये लैम्डा है, और जो है उन तरंगों को बताने के लिए एक दूसरी भी चीज़ है जिसको हम कहते हैं वेव नंबर, राइट। तो ये जो है इसको वेव नंबर, राइट। तो वेव नंबर जो है ना, वो जो है इसके अपोजिट ही होती है इसके लैम्डा के। तो यहाँ पर जो जैसे कई सारे आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, जो कि केमिस्ट्री में केमिकल एनालिसिस के लिए हम फूरियर ट्रांसफॉर्म, इंफ्रारेड को यूज़ करते हैं, FTIR वगैरह को यूज़ करते हैं। तो उसमें उसके जो ग्राफ्स हैं, उन ग्राफ्स में आप देखेंगे कि जो इस तरीके के ग्राफ्स होते हैं, नीचे वेव नंबर लिखा रहता है। तो FTIR के केस में जो है वो वेव नंबर में यूज़ किया जाता है, तो उसका जो साइन है वो ये है, न्यू के ऊपर एक बार लग गया है यहाँ पर, ओके, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा शायद, ओके। ये जो है, ये जो चीज़ है, ये दिस इज़ द वेव नंबर, ओके। तो कई बार जो है सी बराबर हम सी बराबर न्यू लैम्डा से यूज़ करते हैं, या फिर कई बार हम जो है वेव नंबर को भी तरंगों को बताने के लिए एक दूसरी राशि जो है वो तरंग संख्या देखते हैं। तो प्रति इकाई लंबाई में तरंग दैर्घ्य की संख्या को वेव नंबर कहते हैं, राइट। तो सपोज मैंने इतना देख लिया, ये देख लिया, तो इसमें कितनी वेवलेंथ्स आ गई, कितनी तरंग दैर्घ्य आ गई। अगर सपोज ये जो है, सपोज
ये एक तरंग दैर्ध्य थी, राइट। ये एक तरंग दैर्ध्य थी। अब मैंने देखा इतने से में इतने और इतने के बीच में ऐसी ऐसी वेवलेंथ जो है वो कितनी आई, तो एक ही हो गया, इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो लंबाई को मैंने फिक्स किया और इस लंबाई के अंदर वो तरंग दैर्ध्य की संख्या कितनी होगी, दैट इज द वेव नंबर, राइट। तो इस तरीके से भी जो हम उस चीज़ को देखते हैं, तो जितना आप देख सकते हैं, जितना ज़्यादा उसकी वेवलेंथ को अगर मैंने कम कर दिया तो वेव नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि उतनी ही लंबाई में अगर छोटी छोटी इतनी छोटी वेवलेंथ वाली कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो वो तो बहुत ज़्यादा उसकी संख्या हो जाएगी, वो तो उसके वेवलेंथ की जो तरंग दैर्ध्य की संख्या है जो उसकी, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से उसका वेव नंबर बढ़ जाएगा। तो वेव नंबर जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, और जो तरंग दैर्ध्य है यानी कि जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, उसके डिस्प्रोपोर्शनल है। क्योंकि वेव नंबर क्या है कि किसी निश्चित लंबाई में तरंग दैर्ध्य की संख्या है वेवलेंथ की संख्या, राइट। तो इसका मात्रक जो है वो तरंग दैर्ध्य के मात्रक का व्युत्क्रम होता है। तो जैसे अगर तरंग दैर्ध्य के मात्रक अपन ने देख लिया m, राइट, तो ये हो जाएगा m-1, राइट। तो वेव नंबर जो है वो तरंग दैर्ध्य के अपोजिट होता है। तो FTIR एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है, जो कि ख़ास तौर से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप्स को पता करने के लिए होता है। जैसे OH ग्रुप लगा हुआ है या COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो हर किसी का अपना अपना एक वेव नंबर आता है। तो कोई भी हम मॉलिक्यूल है उसका जब अपने रिसर्च में एनालिसिस करने जाते हैं और सैंपल को FTIR में रन कराते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड इक्विपमेंट में, तो वो हमें कई प्रकार के वेव नंबर्स वहाँ पे दिखाई देते हैं उस ग्राफ में, और उससे हम पता कर लेते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है या ये जो कंपाउंड है केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का, तो उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, राइट। तो इसके आगे और अपन चलेंगे जिसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो कणीय प्रकृति है। अभी तक हमने देखा जो है ये केवल तरंग की प्रकृति हमने देखी थी। अब जो है हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है कणीय प्रकृति क्या है, वो कार्पसल वाली प्रकृति क्या है, तो उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। I teach in the Madhav University.